हे भगवान 7 बज गए, जल्दी से प्रेम को उठाती हूँ, आज उसके मैथ्स का टेस्ट है। पूनम भागती हुई अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है, जहां उसका भाई सोना और सुभाष के बीच में सो रहा था। लाइट्स ऑन करूंगी तो पापा मम्मी की नींद टूट जाएगी। पापा रात के 1 बजे आए थे, उनकी नींद टूटी तो बड़े नाराज हो जाएंगे। पूनम फुसफुसाती हुई आवाज में प्रेम को आवाज लगाती है। प्रेम, प्रेम उठ जाओ बाबू। ये लड़का भी ना क्या करूं, एक एक्सरसाइज पूरी रिवीजन करनी बाकी है इसकी, कब उठेगा कब रिवीजन करेगा। एक काम करती हूँ, इसके पैर में ना गुदगुदी करती हूँ, गुदगुदी से फटाक से उठ जाएगा। मुस्कुराती हुई पूनम नीचे बैठ जाती है और अपने भाई के पैरों में जैसे ही हाथ लगाती है वो झटके से उठता है। मम्मा मम्मा। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे अचानक से क्यों उठा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? ये लो आप भी उठ गई। मैं तो सिर्फ प्रेम को जगाने आई थी मम्मी, आज प्रेम का मैथ्स का टेस्ट है ना, वो मैंने सोचा इसे उठाने के लिए गुदगुदी करती हूँ, पर इसके पैरों को जैसे ही छुआ ये हड़बड़ाकर उठ गया। इस तरह किसी को जगाते हैं क्या? दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? सोना एक हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और बिस्तर से उतरती हुई दूसरे हाथ से पूनम का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ जाती है और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। ये ख्याल रखेगी तू अपने भाई का? इस तरह नींद से किसी को जगाता है क्या कोई? अचानक से ऐसे अगर कोई चमक उठता है तो उसके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। ये ख्याल रखेगी तू अपने भाई का? पता नहीं आगे जाकर कैसे घर बसेगा। बेचारी पूनम फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी तुम रो मत, तुम रोगी तो मुझे भी रोना आएगा। मम्मी को जाने दो, मम्मी तो हर वक्त गुस्से में रहती है। प्रेम फटाफट स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है और पूनम उसका बैग पैक कर फौरन किचन में जाकर अपने भाई के लिए नाश्ता और टिफिन की तैयारी करने लगती है। मैं जब तक सैंडविच खाता हूँ मुझे फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दो ना दीदी। पूनम की लाइफ यही थी। अपने 6 साल छोटे भाई का वो एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। दोपहर के वक्त माफ नहीं करेगी अपनी माँ को? मैं तुमसे नाराज नहीं होती हूँ माँ, पर मैं तो कुछ उल्टी बातें बोल देती हूँ ना बेटा, क्या करूँ। अचानक नींद से उठी थी ना, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। एक ही तो भाई है तेरा ले देकर, वो भी कितनी मन्नतों के बाद हुआ है। प्रेम को लेकर मेरे मन में ना डर बना रहता है बेटा। मुझे पता है मम्मी, तुम्हें इतना सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी लाडो, जब तेरे पापा उठ गए होंगे उन्हें चाय पकड़ा दे और ये चीनी का डब्बा साथ में ले जाना। ऊपर से 1 चम्मच चीनी जब तक ना डाले उन्हें शांति नहीं मिलती। तुम्हें किचन में आने की क्या जरूरत थी मम्मी? जैसे पापा के लिए बेडरूम में चाय जा सकती है, तुम्हारे लिए भी चली जाती। हट पगली, ऐसा नहीं होता। बेटी बीवी बहनों का धर्म होता है मर्दों की ताकत बनकर उनकी सेवा करना। जैसे पहले मैं तेरे नाना जी के बल पर जीती थी, उसके बाद तेरे पापा मिल गए और अब प्रेम। ये 3 सहारे ही तो होते हैं औरत के जीवन के। ये 3 सहारे ही होते हैं। अपने पापा को चाय देने के बाद पूनम तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दिन गुजरता जाता है और 12वीं से पूनम ग्रेजुएशन में आ जाती है और ग्रेजुएशन फाइनल का एग्जाम देकर ग्रेजुएट हो जाती है। पढ़ाई तो हो गया ना बेटा, तो इस तरह बैग लेकर कहाँ घूमती रहती हो तुम? कॉलेज तो खत्म हो गया पापा, पर जिस काम के लिए इतनी मेहनत की है 3 साल, अब वो वक्त आ गया है। कॉलेज में प्लेसमेंट चल रही है। अगर मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगी और सिटीज भी अच्छी है, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, रहना खाना पीना सब फ्री। पूनम की माँ, पूनम की माँ। सुभाष अपनी बीवी को आवाज लगाता है। सुभाष की आवाज सुनकर सोना भागती हुई रसोई से बाहर आती है और पल्लू से अपने हाथों को पोंछती हुए कहती है, क्या हुआ जी? पूनम ने ऐसा क्या बोल दिया? पापा गुस्से में क्यों है पूनम? मैंने तो कुछ नहीं बोला मम्मी। मैं तो दिन भर गद्दी में रहता हूँ, मेरे पीठ पीछे ये सिखा रही है आप अपनी बेटी को कि घर छोड़कर दूसरे शहर में बस जाओ। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इससे जो ये सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रही है? खाना कपड़ा क्या नहीं मिलता इसे? अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, पढ़ने पर भी कोई रोक नहीं लगाई हमने। पूनम ये सब क्या बोला है तूने अपने पापा से? बेटा माफी मांग, तुझे पता है ना हमारे घर में ये बाहर जाना अलाउड नहीं है। पर प्रेम को तो आपने 10th के बाद ही बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया मम्मी। मेरे वक्त आपने कहा था सारे पैसे पढ़ाई में लग जाएंगे तो शादी कैसे होगी, इसलिए मैंने जिद नहीं की। पर अब मैं खुद कमाऊंगी, खुद का खर्चा खुद उठा पाऊंगी और होगा तो प्रेम की मदद भी कर पाऊंगी, आप लोगों की मदद कर पाऊंगी, मेरी शादी के लिए भी पैसे जमा कर पाऊंगी। सुभाष कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर चला जाता है। अगली सुबह पूनम को मनाने के लिए उसके चाचा और चाची घर आते हैं। अरे बेटा, एक उम्र तक शादी हो जाए तो अच्छा है। अब 24-25 साल के बाद दुल्हन बनी लड़कियां अच्छी थोड़ी ना लगती है। दुल्हन तो क्यूट सी होनी चाहिए। मेरी खुद की शादी 19 में हो गई थी और 20 में तेरा भाई हो गया। अब देख मुझे क्या ही कमी है, सब कुछ तेरे चाचा जी कर ही देते हैं।
और ये नौकरी चाकरी तो उन लोगों को करनी पड़ती है जो मजबूरी के मारे होते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है तो अपने घर की काम वाली को ही देख ले। ये बेचारी मजबूरी में काम कर रही है। अगर इसका मर्द अच्छा होता तो ये थोड़ी ना दौड़ धूप करती। ये क्या बात कर रही है अब भाभी? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मर्द कमाता है, मैं भी कमाती है, हम दोनों कमाते ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा सके। तुझे किसी ने बीच में बोलने को कहा क्या? तू रसोई में जा और अपना काम कर। देख बेटा, जब इंसान का दिमाग खाली रहता है ना, तभी उसके दिमाग में फालतू बातें आती हैं। तू ना अपनी इन सहेलियों के सुनना छोड़ दे, ये तेरे काम नहीं आने वाली। कितना भी पढ़ ले, कितना भी नौकरी कर ले, आखिर में तो घर ही संभालना है उन्हें भी। तेरे पापा ने एक जगह बात चलाई है तेरी, वो लोग तुझे देखने आने वाले हैं। अभी तुझे खुद के चेहरे पर ध्यान देना चाहिए और तू है कि प्लेसमेंट के चक्कर में दर दर भटक रही है। बड़ा अच्छा घर है, ये रिश्ता हो गया ना तो तू राज करेगी राज। 2 दिन तो पूनम बहुत रोती है। उसकी सहेलियां उससे मिलने भी आती है, पर सोना उन्हें दरवाजे से ही रिटर्न भेज देती है और आखिर में रो धोकर पूनम अपनी माँ की बात मान ही लेती है। मैं पूनम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। देखिए सुभाष भाई साहब, हमारा परिवार बड़े खुले सोच का है। राज ने तो पहले ही कह दिया था वो लड़की से अलग से बात करेगा। नहीं तो क्या होता है, आजकल माँ बाप जबरदस्ती लड़की को शादी के लिए बिठा देते हैं। ऐसी जबरदस्ती वाली शादी हम लोगों को नहीं करनी। अरे ना ना भाभी जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। जाओ बेटा, जाकर राज जी को छत पर ले जाओ। राज और पूनम छत की ओर बढ़ जाते हैं। आज अगर सब कुछ सही रहा तो हम दोनों जल्दी ही पति पत्नी बन जाएंगे। फिर आपको सोफे के उस तरफ और मुझे इस तरफ नहीं बैठना पड़ेगा। हम हमारे पेरेंट्स की तरह साथ में बैठ सकेंगे। राज बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और उसकी बातों से पूनम बहुत कंफर्टेबल महसूस करती है। पहली मुलाकात में रिश्ता फाइनल हो जाता है और राज और पूनम की बातें शुरू हो जाती है। तुम्हें कोई आदत वादत तो नहीं है ना दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने की? नहीं, घूमना फिरना तो पापा को ज्यादा पसंद ही नहीं रहा। क्या ही घूमती मैं। लड़कियों के साथ नहीं घूमती होगी, पर लड़कों के साथ तो? पापा को ये सब पसंद नहीं है। मेरा कभी कोई मेल फ्रेंड भी नहीं रहा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई। पूनम, लड़कों पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हारा लहंगा फाइनल हुआ क्या, या अब भी डाउट में हो? पूनम और राज की बड़े धूमधाम से शादी होती है। सुभाष अपनी तरफ से आओ भगत में कोई कमी नहीं रहने देता और 0 मांग पर पूनम विदा होकर राज के घर चली जाती है। आप अपना सीधा पैर आगे बढ़ाकर घर में गृह प्रवेश करो बेटा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। पूनम राज का हाथ पकड़कर अपने ससुराल, अपने घर में अपना पहला कदम आगे रखती है। मम्मी जी, वो मम्मी ने सभी के लिए लिफाफे भिजवाए थे, मेरे बैग में है, मैं लेकर आऊं? अरे समधन जी, बिना ये लेना देना तो होता रहता है बेटा। कल सुबह तुम दोनों को हनीमून के लिए निकलना है, ये सब बाद में हो जाएगा। पहले हनीमून से वापस तो लौटो। पूनम राज के साथ कमरे में चली जाती है। पता है राज जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको चुनने और शादी करने का ये डिसीजन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत डिसीजन था। अगली सुबह फ्लाइट से पूनम और राज अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन तो सब कुछ अच्छा चलता है। तीसरी सुबह, पूनम, पूनम। राज की आवाज से पूनम हड़बड़ाकर उठती है। क्या हो गया राज जी, आप इस तरह चिल्लाए क्यों? ऐसे नींद से किसी को अचानक नहीं उठाना चाहिए, कभी माइंड पर असर हो जाता है। ये सब क्या हरकत है? तुम्हारी मम्मी कब से फोन कर रही है, तुमसे फोन नहीं उठाया क्या? बेचारी ने हार कर मुझे फोन किया, मैं ब्रेकफास्ट छोड़कर ऊपर आया हूँ। मम्मी ने फोन किया था, लगता है मेरा फोन साइलेंट पर है, मैं अभी बात कर लेती हूँ। पूनम अपनी सास को फोन मिलाती है। ये सब क्या हरकत है बहू? मैंने जरा छूट क्या दे दी, तुम तो हवा में उड़ने लग गई। ये मत भूलो, मेरा बेटा मेरा ही है, उसे 25 साल मैंने बड़ा किया है। क्या बात होगी मम्मी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? वो रात को बार बार फोन बज रहा था, इनकी नींद खराब ना हो जाए इसलिए मैंने फोन साइलेंट कर दिया था। रात से कल सुबह की टिकट करवाओ और तुम दोनों वापस आ जाओ। अब तक जहाँ सब कुछ अच्छा था, अचानक ही सब कुछ बदलने लगता है। यहाँ तेरी ननद अपने ससुराल से वापस आकर बैठी हुई है और तुझे हनीमून के फोटोज की पड़ी है। मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी मम्मी, उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरी जेठानी सोचती है कितना ज्यादा काम करवा ले मुझसे,
पहले सास को था बेटा दे, अब बेटा दे दिया, तब भी इन लोगों को शांति नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं दीदी, ये आप ही का घर है। मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। पूनम की शादी के 2 दिन बाद ही उसकी ननद मायके आ जाती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। दीदी के लिए उपमा बना दिया है, पापा जी तो पराठे खाएंगे, इनके लिए आलू दही की सब्जी बना लेती हूँ, राज्य से पेट गड़बड़ है इनका। पूनम सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी उसकी सास रसोई में आती है। एक काम कर बहू, मेरे लिए ना बैंगन की सब्जी बना ले, और कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, मेरा मुंह का बिल्कुल स्वाद ही चला गया है। ठीक है मम्मी जी, इनके लिए आलू दही की सब्जी बना रही थी, आपके लिए बैंगन बना देती हूँ। और तेरे पापा जी वो क्या खाएंगे? सिर्फ खुद के बारे में सोचती है क्या बेटा? घर में सबको लेकर चलना पड़ता है। साथ में शिमला मिर्च, गाजर और प्याज की एक भूज कर ना सब्जी बना ले, अलग से दोपहर में खाई जाएगी। सवेरे सवेरे सभी के लिए अलग अलग नाश्ता बनाने के बाद कपड़े धोना, सुखाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम का नाश्ता बनाना और रात का खाना पकाना, पूनम की जिंदगी अब यही रह गई थी। आपके साथ तो वक्त ही नहीं मिल पाता। सुबह 5 मिनट डाइनिंग टेबल पर, रात को 10 मिनट आपके सोने पर। सोचा था ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली है तो मेरे साथ वक्त बिताएंगे, पर आप तो सूरत जा रहे हैं। अरे जीजू बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे लगता है ऊपर दीदी के घर जाकर बात कर लेनी चाहिए। मम्मी बता रही थी कि दीदी ने तुमसे तुम्हारी लाल वाली साड़ी मांगी तो तुमने अलमारी में ताला लगा दिया। नहीं तो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो घर पर चूहे बहुत हो गए ना, इसलिए मैंने ताला लगाया था। मैं अभी जाकर दीदी को उनकी पसंद की साड़ी दे देती हूँ। पूनम ये कह रही होती कि प्रेरणा उसके कमरे में आती है। ये सुन लो अपनी बहू की बात मम्मी, इसे मुझे ससुराल भेजना है, घर बैठी ननद इसे सुहा नहीं रही। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी बहू, मैं सब सुना। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ वक्त नहीं मिलता। अरे पतियों के साथ पत्नियों को इतना ही वक्त मिलता है, हमें कितना वक्त मिल गया था। और वक्त लेकर करना क्या चाहती है? अपनी ननद की चुगली। आप सुन रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो पूनम, ये मम्मी और तुम्हारे बीच का मामला है, और मम्मी कभी गलत नहीं बोलेगी, ठीक है? और ये घर जितना तुम्हारा है उससे ज्यादा दीदी का है। तो जो तुम दिमाग लगाने की कोशिश कर रही हो ना, हम भाई बहन को अलग करने की, वो करना ही मत, क्योंकि आजकल लड़कियां यही करती है, फूट डालो और राज करो। मैं सूरज जा रहा हूँ मम्मी, बाकी तुम देख लेना। अब राज पूनम को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देता। वो कमरे में दूसरी ओर मुंह करके सो जाता, वक्त देता तो अपनी माँ और बहन को। पूनम की औकात अपने ससुराल में किसी काम वाले की तरह हो गई थी। मम्मी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल यहाँ पर, ये तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते। मेरी सास दिन भर मुझे अंट संट बोलती रहती है, और दीदी भी बात बात पर कहती है मेरे भाई की शादी तुमसे करवा कर गलती कर दी, उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी, दूसरी शादी करवा दूंगी। मम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हवा में दूसरी शादियां नहीं होती बेटा, तू इतनी छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाना छोड़ दे। शादी के दूसरे दिन तेरे बाप ने मुझे बोला था घर से निकल जा, उस दिन मैं उनकी बात को कलेजे से लगा कर निकल जाती तो क्या यहाँ तक आती? इग्नोर करनी पड़ती है ऐसी बातें बेटा। दीदी अपने मायके आकर बैठ सकती है, तो क्या मैं कुछ दिन वहां नहीं आ सकती? जब तक तेरे ससुराल से कोई आकर तुझे अच्छे से इज्जत से यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा, 2 दिन बाद लेने नहीं आएगा, तब तक तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। समाज में हमारी इज्जत है, आगे जाकर हमें भी बहू लानी है। अब जो है तेरा ससुराल ये बेटा, बाप भाई के सहारे के बाद पति का सहारा ही सहारा होता है। अपना घर वहां बसाने की कोशिश कर। पूनम अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, पर वो अपनी बेटी की बात सुनना ही नहीं चाहती, और ससुराल की बातें बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि श्वेता और प्रेरणा पूनम को घर से निकालने पर आ जाती है। मायके में बाप भाई के बाद ससुराल का ही सहारा होता है। मम्मी जी, आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मायके वापस नहीं जा सकती। अपने ससुराल वालों को खुश रखना चाहिए था बेटा। वक्त वक्त पर तेरे माँ बाप अगर अच्छे अच्छे गिफ्ट हमें भेजते रहते तो ये सब नहीं होता। अब हमारे बारे में सोचेंगे नहीं तो हम उनके बारे में कितना ही सोचेंगे। राज के लिए अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते आ रहे, पढ़ी लिखी लड़कियों के, अच्छे से सेटल होना चाहता है वो। पूनम हिम्मत ऐसे हार चुकी थी कि वो अपने ससुराल वालों से लड़ ही नहीं पा रही थी। उसके सामान के साथ उसे घर से निकाल दिया जाता है। वो एक पार्क में किसी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इत्तेफाकन उसे वहां उसकी कॉलेज की फ्रेंड देख लेती है। इतना कुछ हो गया तेरे साथ,
और तूने हमें बताया भी नहीं। तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम केस करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तू चल मेरे साथ। नित्या, मैंने खाना बना दिया है, झाड़ू पोछा भी कर दिया है। झाड़ू पोछा के लिए मेड है, मैं तुझे झाड़ू पोछे के लिए नहीं लेकर आई हूँ। क्या बोल रही है पूनम तू? देख रही हो मम्मी, तुमने ग्रेजुएशन की है पूनम, तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो रहा था। तुम्हें अगर अपने ससुराल वालों से नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकती हो। मेरे साथ चलो, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ वहीं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। क्या करूंगी जॉब करके? लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए। जब सर पर बाप भाई का सहारा हो तो ऐसे जॉब करना अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। और वैसे भी अब मुझे कुछ करने का जी ही नहीं करता। पहले पापा ने नहीं करने दिया, और अब अचानक से तुम किसी को पानी में उतर कर तैरने को कहोगे तो वो तैर ही नहीं पाएगा ना। अपनी वो सहेली को जो कभी हंसती खेलती थी, उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर नित्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी उसकी माँ कहती है, चौंक मत बेटा, ऐसे कई बच्चियों के साथ होता है और उसका कारण उनकी माँ होती है। बेटियों को सिर्फ ये बताया जाता है कि उन्हें पराये घर जाना है, अपने पति के सहारे ही जीवन बिताना है, और जब ऐसे में पति हाथ पीछे कर लेता है तो वो कहीं की नहीं रह जाती। काश पूनम की माँ ने उसे बताया होता कि वो खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने पति का सहारा बन सकती है। काश उसकी माँ उसका सहारा बनी होती तो आज पूनम इस तरह हारती नहीं। अब तो बेचारी न ससुराल की रही न मायके की। दोस्तों, जब नई नई शादी हुई होती है तो पति पत्नी को एक दूसरे का व्यवहार समझने में जरा देर हो जाती है। आपस में रहने बसने पर ही एक दूसरे को पूरी तरह जान पाते हैं। लेकिन लगता है बबलू अभी तक कीर्ति को ठीक से जान नहीं पाया था। अरे यार बबलू, तू क्यों फालतू में मेरा काम बढ़ा रहा है? क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या है? ये तेरे जूते ऐसे उल्टे क्यों पड़े हैं? तो क्या हो गया, सीधे रख दो तुम। कीर्ति हूं मैं, काम वाली नहीं तुम्हारी। चलो खुद उठाकर रख दो। हाँ रख रहा हूं। कीर्ति अपने पति बबलू को जूते ठीक से रखने को कहकर किचन में आ जाती है। सुनो, एक गिलास पानी लाकर दे दो। पानी खुद आकर ले लो, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, ले लूंगा खुद ही, तुम तो कुछ करने से रही। ये मुंह मत चलाया करो मेरे से। अरे बाबा, भड़क क्यों रही हो? तो हरकतें बहुत नोबल पुरस्कार वाली है ना तुम्हारी। कुछ भी कहना ही बेकार है। क्या बोले तुम? कुछ नहीं। खाने में क्या बनेगा आज? जो भी बनेगा मिल जाएगा। ऑफिस जाओ, लेट हो रहे होगे। हाँ जा रहा हूँ। पता नहीं यार, वक्त तलवार लेकर तैयार क्यों रहती हो तुम। बबलू ऑफिस के लिए निकल जाता है और कीर्ति अपने कामों में लगी रहती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कैसी है तू? फोन क्यों नहीं लगाती? टाइम ही कहाँ है, दिन भर तो घर के कामों में लगी रहती हूँ। अच्छा, और दामाद जी कैसे है? क्यों, आपने देखे नहीं थे शादी में? देखे थे, लेकिन मैं तो हालचाल पूछ रही हूँ। अच्छे ही हैं, आप उनके हालचाल की चिंता मत कीजिए। ठीक है, टाइम मिले तो घर आ जाना। हाँ आऊंगी। रात तक बबलू भी ऑफिस से लेट आता है और कीर्ति को सोफे पर बैठा देखकर कहता है, सुनो यार, बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी ला दो। 3 दिन पहले 5:06 पर मैंने पानी मांगा था आपसे, तब तो नहीं दिया था आपने। हे भगवान, अभी बाहर से थका हुआ आया हूँ, पानी ला दो ना। बहुत प्यास लगी है? हाँ। तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर पानी पी लो ना। जा रहा हूँ मेरी माँ। बबलू खुद ही पानी लेने किचन में चला जाता है और फ्रिज में चॉकलेट देखकर खा लेता है। ओए, ये क्या कर रहे हो? चॉकलेट खा रहा हूँ, और क्या। तो मेरी क्यों खा रहे हो? तुमने अपनी खा ली थी ना कल, मेरी क्यों खाई? अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी चॉकलेट मेरी चॉकलेट एक ही बात है। कहाँ से एक ही बात है? मुझे अभी नहीं लाकर दो। लेकिन अभी तो रात हो गई है। तो मैंने कहा था कि मेरी चॉकलेट खाओ। अब जाओ और जल्दी मेरे लिए दूसरी लेकर आओ। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। हाँ नहीं तो, मुझे ऐसा वैसा समझ रहे हो। अपनी चीजें का खूब हिसाब रखती हूँ बचपन से मैं। कीर्ति की बातें सुनकर बबलू को रात में ही चॉकलेट लेने के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं किससे शादी कर ली है, लेकिन अब जब कर ही ली है तो क्या ही कहूँ। इतनी देर कहाँ लग गई? मैडम, रात थी ना, दुकानें कहाँ खुली होती है इस वक्त। तो ये सोचना चाहिए था ना मेरी चॉकलेट खाने से पहले। और सुनो, मेरे हिस्से की आइसक्रीम रखी हुई है फ्रिज में, उसे हाथ भी लगाया ना तो क्रोध की अग्नि से बच नहीं पाओगे। भाई साहब, डर गया मैं तो। चलो खाना खा लो, और हाँ, बर्तन धो देना, कल मैंने धोए थे। ठीक है, धो दूंगा, तुमसे लड़ने का तो मन वैसे भी नहीं है।
कीर्ति अपने पति बबलू से ऐसे ही बात करती थी जैसे वो उसे बचपन से जानती हो, और बेचारा बबलू उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था। सुनो, कल सुबह मुझे मत जगाना जल्दी। क्यों? मैं आज रात को मूवी देखूंगी और फिर कल देर तक सोऊंगी। वाह, और मेरा टिफिन कौन बनाएगा? कभी तो खुद का काम खुद भी कर लिया करो यार, हमेशा मुझे ही बोलते रहते हो, कीर्ति ये कीर्ति वो। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगेगा वही करूंगा। हाँ चल, अब लाइट बंद कर दे और बाहर जाकर सो जा, यहाँ तेरे खराटे की वजह से मूवी में डिस्टरबेंस हो जाएगी। जा रहा हूँ। बबलू को कमरे से बाहर निकाल कर कीर्ति मजे से मूवी देखती है। सुबह बबलू खुद का टिफिन और नाश्ता तैयार करके ऑफिस निकल जाता है। एक काम नहीं आता इसको अच्छे से, अब किचन का क्या हाल करके गया है। कीर्ति काम ही कर रही थी कि तभी उसका फोन बज रहा था और देखा तो बबलू ही कॉल कर रहा था। सुनो, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर में रह गई है, येलो कवर वाली है, हॉल में होगी टेबल पर, ऑफिस तक दे जाओ। एक तो खुद का काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो और मेरी किचन की हालत भी खराब कर दी है। तुम पहले फाइल दे जाओ, फिर जो सुनाना है रात को आराम से सुना देना। आ रही हूँ। कीर्ति मुंह धोकर तैयार होती है और ऑफिस पहुंच जाती है। हेलो, ऑफिस के नीचे आ गई हूँ, जल्दी आ जा, धूप बहुत हो रही है। अगर 1% भी टैन हो गई ना तो घर मत आना तू। तो ऊपर आकर दे दो ना फाइल। अच्छा, एक तो ऐसे सड़े हुए से ऑफिस की लिफ्ट भी काम नहीं करती है, मैं अपने पैर घिस के सीढ़ियां चढ़ के आऊं? प्लीज आ जाओ ना, शॉपिंग पर ले चलूंगा ना शाम को। ठीक है, आ रही हूँ। कीर्ति ऑफिस तक पहुंचती है, दूर से ही खड़े होकर बबलू को पुकारती है। ए बबलू, ये लो कैच। अरे आराम से, घर जा रही हूँ, शाम को शॉपिंग के लिए तैयार होंगी, अगर झूठा वादा निकला ना तो देख लेना। हाँ ठीक है, जाओ अब। कीर्ति तो चली जाती है लेकिन ऑफिस के लोग बबलू की तरफ देखते हैं। ये कौन थी, तेरी पत्नी या बहन? ऐसे कौन बात करता है अपने पति से? वो इसकी आदत ही है ऐसे ही बात करने की, उसको छोड़, चल चाय पी कर आते हैं। अगले दिन कीर्ति अपने मायके आ जाती है। बबलू, मेरा बैग गाड़ी में रह गया है, ले आओ जाके। ये कैसी बात कर रही है तू दामाद जी से, वो भी नाम लेके? हाँ तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे छोड़ो मम्मी, बबलू यार, तूने मेरे फोन में बैलेंस क्यों नहीं किया? अभी कर रहा हूँ। ये क्या अंदाज है बात करने का? वही तो देख रही हो, हमने कब सिखाया है ये? तुम तो मुझसे ऐसे बात नहीं करती। ठीक है, शायद मुंह से निकल गया होगा। कीर्ति कमरे में चली जाती है और ये बबलू को आवाज देने लगती है। बबलू के बच्चे, बैग में मेरा पीला सूट नहीं है, अब देख मैं तुझे पीला कुर्ता पहनने नहीं दूंगी। ठीक है, कुछ और पहन लो, वो तो वैसे भी प्रेस नहीं था। मैंने बोला था ना तुझे कि मैं मंडे को तुम्हारे कपड़े प्रेस करूंगी और ट्यूसडे को तुम मेरे। आज कौन सा दिन है? मंडे, संडे तो कल था। अरे यार, और तूने भी याद नहीं दिलाया, जानबूझ के किया है ना तूने ये सब। अरे यार कोई बात नहीं। अब कीर्ति कमरे से बाहर निकल कर आती है और सोफे पर पसर जाती है। राजू, जाकर कुछ खाने को ले आओ, और छुटकी तू मेरा पिंक सूट निकाल दे। दामाद जी, आप कब से झेल रहे हैं ये? पहले दिन से ही। हे भगवान, कीर्ति कब अकल आएगी तुझे? ये कैसे बात करती है अपने पति से? कैसे का क्या मतलब है? छुटकी और राजू से ऐसी ही बात करती हूँ मैं तो। वो दोनों तो तेरे भाई बहन हैं, ये तो तेरा पति है। ये तो मैगी के लिए भी लड़ती है मुझसे। कीर्ति, ये सब गलत है, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनने में। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी, ऐसी ही बात करती हूँ मैं तो। बबलू, कमरे में चल। कीर्ति और बबलू कमरे में आ जाते हैं और बबलू कहता है, तुम्हारी मम्मी कुछ कह रही थी ना? कहती ही रहती है वो तो सुन लिया करो कभी ना कभी। सुनने लायक कहाँ कुछ कहती है, बचपन से कहती थी 10th के बाद घूमने जाना, फिर बोली 12th के बाद जाना, फिर बोली कॉलेज के बाद, फिर बोली शादी के बाद। अब बता, शादी के बाद तू मेरे को लेके गया कहीं? ऐसे हाल में तो नहीं ले जाऊंगा, 4 लोग मुझ पर ही हंसेंगे। अच्छा अभी बताती हूँ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? कीर्ति बबलू के पीछे भागती है और छुटकी से टकरा जाती है। सारा खाने का सामान फैल जाता है। देखकर नहीं चल सकती थी क्या? आंखें हैं कंचे? हाँ तो क्या नौकर लगी हूं मैं तुम्हारी? खुद ले लिया करो यहाँ आके सब कुछ। वही तो, एक तो महारानी की तरह आ गई है, ऊपर से रौब अलग जा रही है। बबलू, ये सब तेरी वजह से हुआ है, रुक जा अभी। मम्मी जी बचाओ। जीजू भागो। जीजू, ये चुड़ैल आपके पीछे आ रही है, भाग जा जीजू, जान लगाकर भाग। चुड़ैल किसको बोला? राजू तराजू कहीं के। कीर्ति प्रकृति कहीं की। बच्चों की नहीं आज तुम तीनों। मम्मी देखो। अरे अब बच्चे नहीं हो तुम लोग, दामाद जी की तो इज्जत करो। मेरा तो सिर घूम गया, लगता है ये ऐसे नहीं समझेगी। कीर्ति बस बहुत हुआ, अपने कमरे में जा अभी की अभी। और तुम दोनों 1 मिनट के अंदर कमरे में जाओ। दामाद जी आप चिल करिए।
कीर्ति के जाते ही अनीता अपने पति यानी कीर्ति के पापा मनोहर को आवाज देती है। मनोहर, ओ मनोहर, ये क्या बोल रही हो? दामाद जी आए हैं घर में। अरे तो क्या हुआ, हमारा घर है, हम चाहे जैसे बात करें। ये मम्मी क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है? देख कर आती हूँ। कीर्ति बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ पापा जैसे कपड़े पहनकर घूम रही है। देखो मनु, मेरे ऊपर ज्यादा जच रहे हैं ये कपड़े। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? पापा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अरे तू आराम कर बेटा। मनोहर सुन, सभी मेहमानों को फोन कर दिया है ना? मम्मी ये पापा से आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? क्यों ना करूं, मेरा पति है, मैं ऐसे ही बात करूं या वैसे? अजीब लग रहा है मम्मी। अरे जाओ, मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? पापा को जाने दो। चुप रहो तुम भी तो दामाद के पीछे लगी रहती हो। तुम भी तो दामाद जी के पीछे लगी रहती हो। तो क्या हुआ, वो तो मैं छुटकी और राजू के पीछे भी लगी रहती थी। ये पापा हैं तो मैं भी अपने भाई बहनों के पीछे लगी रहती थी। अरे मनोहर, ये क्या किया तुमने? क्या? वो सेब मैंने काट के रखे थे अपने लिए, हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? लगा लिए तो क्या हुआ, क्यों गिरी थी बेटा? और क्या, जो मम्मी का है वो पापा का भी तो है। ऐसे कैसे? सबका अपना अपना हिस्सा होता है। वापस रखो, वापस रखो। अभी बताती है तुझे, रुक। अनीता अपने ही पति के पीछे दौड़ पड़ती है और कीर्ति अनीता के पीछे। मम्मी नहीं, पापा है वो, पति है आपकी, इज्जत से बात करो। तो बेटा बबलू क्या तेरा स्कूल का दोस्त है? नहीं, पति है ना तेरा, इज्जत से बात करना चाहिए ना तुझे। जब मुझे सुनने में इतना खराब लगा तो बबलू बेचारे को तो कितना ही बुरा लगता होगा। वही तो, वो कुछ कहता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फील नहीं करता होगा। हाँ, अब लेक्चर देना बंद करो, समझ गई मैं। कीर्ति ये लो तुम्हारी चाय। अरे आपने क्यों बनाई? बबलू ये सुनकर इधर उधर देखने लगता है। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? आपसे बोल रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बबलू जी। बबलू के आगे क्या बोला? जी बबलू जी। मम्मी जी क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, बस अकल ठिकाने आ गई है। फिर ठीक है, मुझे पता होता तो मैं और जल्दी मायके ले आता कीर्ति को। कोई बात नहीं, अब आप लोग आराम से रहिए और शाम को पार्टी एंजॉय कीजिए। चल मनोहर। मम्मी पापा हैं वो। हाँ हाँ, मजाक कर रही हूँ मनोहर जी। अनीता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और बबलू मन ही मन कहता है, चलो आखिर मुझे मेरी बीवी मिल गई, वरना तो अभी तक बहन जैसी टक्कर दे रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन कभी हमें भी तो चाय पर बुला लेते। हाँ जरूर बुलाऊंगा। बनाते हैं ना प्लान, कल संडे है, कल आते हैं हम तुम्हारे घर पर। भाइयों बबलू की नई नई शादी हुई है, इसलिए अब कल वो हम सबको इनवाइट कर रहा है अपने घर खाने पर। अरे पर सुन तो लेते। हो गया पक्का, अब तो कल हम सब आ रहे हैं। बबलू की एक नहीं चल पाती और वो शाम को घर लौट आता है। अरे आ गए तुम, इतनी देर से कहाँ थे? अब वो बहुत काम था। तो शॉपिंग जाएंगे या नहीं? हाँ बाबा, ले चल रहा हूँ। चलो ठीक है फिर। दोनों पति पत्नी बाजार आ जाते हैं और कीर्ति वही कपड़े पसंद करती है जो बबलू देख रहा था। तुम टी शर्ट और पैंट का क्या करोगी? मेरे कपड़े हैं ये। तो क्या हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है शादीशुदा लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो मैचिंग के ले रही हो ना। तो तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अच्छे देख सकते हो, यहाँ मैं नहीं? मैं तो तुमसे और अच्छी लगूंगी इन कपड़ों में। तुम्हें मुझसे कंपटीशन करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझसे हार जाओगे? बबलू चुप रहता है और ढेर सारी शॉपिंग करके दोनों घर आ जाते हैं। शॉपिंग क्या, दोनों ने एक जैसे ही कपड़े तो लिए थे। मेरे साथ तो मत ही चलना ऐसे कपड़े पहन के, पता नहीं लोगों को लगेगा जुड़वा भाई बहन आ गए हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी ब्यूटी पर शक मत करो, ये कपड़े बने ही है मेरे लिए है। ठीक है वो सब छोड़ो, कल मेरे दोस्त आ रहे हैं खाने पर। हाँ तो क्या करूं? तो खाना बना देना, और क्या, खाने के लिए ही तो आ रहे हैं। तुम्हारे दोस्त हैं, मेरे नहीं, मैं क्यों बनाऊं? अरे यार मेहमान है, मैंने तो नहीं बुलाए मेहमान। ठीक है, लेकिन कल ये सब पहनकर मत घूमना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तो यही पहनूंगी। हद करती हो यार। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे बबलू का बच्चा पीछे। कीर्ति गाते हुए किचन में चली जाती है और मैगी बनाने लगती है। खाना नहीं बनेगा क्या? किचन साफ की तुमने? अब मैगी बना रही हूँ। ठीक है, कल साफ कर दूंगा, प्लीज कल बना दो। मेरे दोस्त आए थे तो तुम तो कोल्ड ड्रिंक तक लेने नहीं गए थे, अब मुझसे तो उम्मीद रखो ही मत। वो मैगी बनाकर बाहर ले आती है और बबलू उसमें से एक चम्मच खा लेता है। बस बबलू का खाना हुआ और कीर्ति का देखना, फिर तो मोहल्ले वालों ने भी सुना। तुमने मेरी मैगी खा ली, बबलू डबलू कहीं के। क्यों चिल्ला रही हो, सुन लेगा कोई? सुनता है तो सुन ले, सबको पता चले कि तुम चोर हो। इनके घर का शोर सुनकर बगल वाली विमला चाची आ गई। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बबलू क्या किया तूने बहू को?
अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों रुला रहा है फूल सी बच्ची को? फूल तो मेरा बन गया है इससे शादी करके। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। अपने लिए एक प्लेट मैगी और बनाऊंगी और दूंगी भी नहीं। बस एक चम्मच मैगी क्या खा ली, मोहल्ले को ही जगा दिया इसने तो। एक चम्मच मैगी की कीमत तुम्हें क्या पता बुद्धू चंद? क्या बोला बुद्धू चंद? हाँ, ये तो बहुत छोटा है। तुम्हारा नाम तो होना चाहिए श्री श्री 1008 बुद्धू बबलू चंद महाराज। बबलू? क्या चाची, अब बोलो कुछ। ये तो ऐसे लड़ती है तुझसे जैसे मेरे बेटा बेटी आपस में बचपन में लड़ते थे। नहीं चाची, आपको तो फूल सी बच्ची दिख रही थी ना। ये फूल नहीं बेटा, ये तो अंगारा है, जलता शोला, हक का गोला है। मैंने तो आपको पहले ही बोला है। तू ही संभाल, मैं तो चली। विमला चाची घर के नाटक देखकर निकल जाती है और बबलू चुपचाप कमरे में चला जाता है। उसे तो अगले दिन की टेंशन होने लगी थी। अगले दिन रमेश ऑफिस के बाकी लोगों को लेकर बबलू के घर आ जाता है। बबलू भाई, इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? अरे नहीं, वो जरा किचन में था। अच्छा, भाभी की मदद कर रहे थे? हाँ, तुम लोग बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। भाभी को बोलना वो लेकर आएगी। उस दिन ऑफिस में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो किचन में खाना बना रही है ना। बबलू, ओ बबलू! आया। बबलू किचन में आता है और कहता है, मेरे दोस्त आ गए, तुम ऐसे क्यों मेरा नाम चिल्ला रही हो? बोला था ना कि कुछ भी हो फोन कर देना। चलो अब कोल्ड ड्रिंक ले आओ। वो तो कल रात में पी गई। क्या 2 लीटर की बोतल पी ली? हाँ, मुझे प्यास लग रही थी। कोई प्रॉब्लम? तो वो कुकीज ही निकाल दो। वो तो मैंने परसों ही खा लिए थे। कुछ छोड़ा है तुमने जो हम मेहमानों को दे सके? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। ये आलू की भुजिया तो मेरी है, इसको मत देखना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने। मैं भी चलूंगी। अरे लेकिन क्यों, मैं अकेले जा रहा हूँ। बबलू किचन से निकल जाता है और कीर्ति पीछे पीछे आकर कहती है, मैं भी चलूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे घर में? तो तुम सबको सोचना चाहिए, किसी के घर जा रहे हो, इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक ही ले चले। वाह, ये भी हम करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? हम तो बाहर जा रहे हैं, बबलू चल। कीर्ति की हरकतें देखकर बबलू के दोस्त बहुत हंसते हैं और रमेश कहता है, हम लोग ही जाते हैं, बबलू से तो ऑफिस में ही मिलते रहते हैं। ठीक है, जाओ। कीर्ति कमरे में चली जाती है और बबलू उसके पास आता है। ये क्या किया? ऐसे क्यों बिहेव किया मेरे दोस्तों के साथ? दोस्त ही तो है, कौन सी सास है, जाने दो। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। बबलू बाहर आता है और रमेश को और बाकी लोगों से कहता हुआ और सुनता है, देखा, मैंने कहा था ना कि बहुत मजा आएगा इसके घर पर। इसकी पत्नी कैसे छोटी छोटी बात पर लड़ने बैठ जाती है, समझ ही नहीं आता बहन है या बीवी। बबलू चुप खड़ा रहता है और दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। कीर्ति अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। ठीक है मम्मी, कल हम आ जाएंगे। हाँ, छुट्टी ले लेंगे। कल जाना है? हाँ, छुटकी का बर्थडे है ना। ठीक है।